आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के हिंदी विषय में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पर आधारित पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि ये जो खंड काव्य हैं ये अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। यदि हम मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की बात करें तो ये बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच जैसे ज़िलों में पढ़ाया जाता है। तो यदि आप इन ज़िलों में से किसी भी ज़िले में पढ़ते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं तो ये आपके किसी काम की नहीं है। देखिए, यदि हम लोग मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की बात करें तो इस खंड काव्य पर आधारित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन इस खंड काव्य पर आधारित 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बनते हैं उनमें से पहला आपके सामने है राणा प्रताप का चरित्र चित्रण, जिसको नायक का चरित्र चित्रण भी कहते हैं। ये पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, ये जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है इसका सारांश, जिसको आप कथा वस्तु भी कहते हैं, ठीक है। तो कथा वस्तु और सारांश भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और तीसरा, देखिए, ये जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है इसमें 7 सर्ग हैं। 7 सर्ग का मतलब आप समझ लीजिए कि 7 भाग हैं। तो हर साल 7 में से कोई ना कोई एक भाग आपको लिखने के लिए आता है। तो इन तीनों प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कर लें। अब देखिए अगली बात, यदि हम खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो आपके पेपर में 2 प्रश्न आते हैं और उनमें से कोई एक आपको करना होता है। 2 रहते हैं, कोई एक करना होता है और ये जो प्रश्न होता है ये 3 नंबर का होता है। अब बात करें कि इसको लिखना कितना लंबा है, तो देखिए कम से कम आप अपनी बोर्ड की कॉपी में 1 पृष्ठ तो पूरा लिखिए। अगर हेडिंग की बात करें तो कम से कम आप 5 हेडिंग जरूर लिखिए। यदि नायक का चरित्र चित्रण आता है, राणा प्रताप का चरित्र चित्रण या किसी का भी चरित्र चित्रण आता है तो कम से कम आप 5 हेडिंग तो जरूर लिखिए। यही एक ऐसा प्रश्न है जिसका नंबर तो देखने में कम लगता है लेकिन इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि यह प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जा सकता है और फिर उसके बाद हम लोग इसका उत्तर लिखना सीखेंगे। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। प्रश्न पूछेगा आपसे, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर राणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखिए। या तो इसी प्रश्न को बदल करके ऐसे भी पूछ सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख नायक का आदर्श चरित्र प्रेरणाप्रद है, इस आशय की पुष्टि कीजिए। या इसी को बदल करके ऐसे भी पूछ सकता है, मेवाड़ मुकुट के आधार पर राणा प्रताप के शौर्य, त्याग और पराक्रम का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपको जहाँ भी राणा प्रताप दिखाई पड़े या नायक दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए कि आपको यही उत्तर लिखना है जो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर भी लिखना सीखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो मैटर है जो लिखना होता है ये आपको सभी जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। सब लोग थोड़ा अदल बदल के लिखते हैं लेकिन मिल जाता है। देखिए, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब तरीका जो भी होगा मुझे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद पहली बार कम से कम आप 2 लाइन जरूर छोड़िए। इसको बिल्कुल इससे सटा के बिल्कुल मत लिखिए। पहली बार में 2 लाइन छोड़िए, उसके बाद हेडिंग के बीच में आप 1-1 लाइन छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, जब भी आप किसी का चरित्र चित्रण लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका आपको लिखनी है। भूमिका लिखने के बाद फिर आप हेडिंग का प्रयोग करके उसका चरित्र चित्रण लिखेंगे, उसके गुणों को लिखेंगे। तीसरी बात, देखिए, जब भी आप इसका उत्तर लिखिए ये जो लाइन है बराबर होनी चाहिए।
ये जो लाइन है कोशिश कीजिए कि बराबर हो। ऐसा नहीं कि एक लाइन यहाँ शुरू हो, एक लाइन यहाँ से शुरू हो, एक लाइन यहाँ से शुरू हो, एक लाइन यहाँ ख़त्म हुई, एक यहाँ ख़त्म हुई, तो ऐसा लिखने पर थोड़ा सा भद्दा दिखता है। तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों तरफ आपकी लाइन बराबर हो। देखिए लिखावट पर आपका जो अंक होता है वो बढ़ जाता है निश्चित रूप से, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसकी भूमिका लिखते हैं। हाँ, एक और चीज़ देखिए, आप किसी भी हेडिंग को पहले लिख सकते हैं, किसी भी हेडिंग को बाद में। देखिए नायक का चरित्र चित्रण या किसी का जब आप चरित्र चित्रण लिखते हैं तो उसके गुणों को लिखते हैं, उसके दोषों को लिखते हैं, तो हम किसी के किसी भी गुण को पहले बता सकते हैं, किसी भी गुण दोष को बाद में बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमूमन क्या होता है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं थोड़ा सा घबराए रहते हैं, तो पता चला उस समय पहली हेडिंग भूल गई। कोई बात नहीं, भूल गई तो आप दूसरी हेडिंग को पहले लिखते रहिए, तब से पहली वाली याद आएगी तो उसको नीचे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग के आगे पीछे से आपके उत्तर पर कोई प्रभाव, आपके नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग भूमिका लिखते हैं। तो आप लिखेंगे गंगा रत्न पांडेय द्वारा रचित खंड काव्य मेवाड़ मुकुट के नायक राणा प्रताप हैं। कवि ने इस काव्य में भारत के इतिहास में विख्यात यानी प्रसिद्ध महापुरुष राणा प्रताप के त्याग, संघर्ष, देशभक्ति, उदारता और बलिदान का चित्रण किया है। महाराणा प्रताप के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब हमको हेडिंग का प्रयोग करना है। देखिए जब आपकी भूमिका खत्म हो जाए तो एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद नंबर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे महापराक्रमी योद्धा तथा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व। तो देखते हैं कि हमारे महाराणा प्रताप जी कैसे महापराक्रमी योद्धा हैं और कैसे दृढ़ निश्चय वाले हैं। तो आप लिखेंगे, हेड डैश डालेंगे और लिखेंगे राणा प्रताप महाप्रतापी योद्धा थे। युद्ध क्षेत्र में वे शत्रुओं को पराजित करने तथा मौत के घाट उतारने की शक्ति रखते थे। उनके महापराक्रमी व्यक्तित्व से अकबर भी परिचित था। राणा प्रताप ने जीवन भर किसी से हार नहीं मानी। महापराक्रमी होने के साथ ही साथ वे दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपने प्रिय मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि वे जब तक मेवाड़ को मुक्त करा नहीं लेंगे तब तक भूमि पर सोएंगे तथा चांदी के बर्तनों में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरा मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, मैं ज़मीन पर लेटूंगा, मैं कभी खाट और पलंग पर नहीं लेटूंगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी, जब तक मेरा मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा, मैं चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वे वन में भटकते रहे, परंतु हार स्वीकार नहीं की। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को इन शब्दों में वर्णित किया गया है। अब देखिए काव्य की दो लाइन है, ये काव्य की दो लाइन भी आपको लिखनी है, लेकिन क्या ध्यान देना है। देखिए ये जो मेन लाइन आपकी, देखिए यहाँ से शुरू हो रही, ऐसे आ रही है, तो काव्य को थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे और काले रंग की पेन से लिखिएगा तो ये अलग दिखता रहेगा, तो आपका उत्तर सुंदर दिखेगा। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा के बारे में क्या कहा गया है। जब तक तन में प्राण लड़ेगा, पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाएं, किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। ठीक है, ये दो काव्य की लाइन लिखेंगे और पहली हेडिंग आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए, जब आपकी पहली हेडिंग पूरी हो जाए फिर एक लाइन छोड़िए और अगली हेडिंग का नंबर डाल के लिखिए आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी पुरुष। तो देखते हैं कि राणा प्रताप कैसे आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी थे। तो डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे राणा प्रताप के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता प्रबल आत्मविश्वास दर्शाई गई है। वे अपने से बहुत बड़ी सेना के साथ संग्राम करने के पक्ष में थे। उनके इसी आत्मविश्वास के कारण पृथ्वीराज तथा भामाशाह ने उनकी सहायता की थी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इतने बड़े आत्मविश्वासी थे कि उनकी सेना छोटी सी थी, अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, तब भी वो लड़ने के लिए तैयार थे, इतना उनके अंदर स्वाभिमान था। उनमें स्वाभिमान भी अथाह था। इसी चारित्रिक विशेषता के कारण वे वन वन भटकते रहे, परंतु उन्होंने अकबर की दास्तां मतलब गुलामी, अकबर की दास्तां को स्वीकार नहीं किया। और दूसरी हेडिंग भी पूरी हो जाएगी। दूसरी हेडिंग पूरी हो जाए फिर एक लाइन छोड़िए और अगली हेडिंग डालेंगे शरणागत के पारक। पारक यानी शरणागत की रक्षा करने वाले, सम्मान देने वाले। तो देखते हैं कि उनकी शरण में कौन आया था, किसकी रक्षा की थी। तो डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत खंड काव्य में दर्शाया गया है कि राणा प्रताप एक उदार तथा महान व्यक्ति थे। एक उदार तथा महान व्यक्ति थे जो शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सम्मान एवं संरक्षण प्रदान करते थे। शत्रु पक्ष की दौलत नामक कन्या, अब उनके जो दुश्मन थे, दुश्मन की एक लड़की थी दौलत, तो दौलत नामक कन्या जब उनके पास आती है तो वे उसे शरण देते हैं तथा अपनी बेटी के समान स्वीकार करते हैं। कवि का, इस लाइन को फिर से पढ़िए, वे उस दौलत नामक कन्या को अपनी बेटी के समान स्वीकार करते हैं। कवि का कथन दर्शनीय है और इनके गुणों के कारण कवि क्या कहता है। तो काव्य की लाइन है, जैसे मैंने बताया वैसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, मुख्य लाइन से छोटी है, काले रंग की पेन से है। तो लिखेंगे अरि की कन्या, अरि माने शत्रु दुश्मन होता है, अरि की कन्या को भी उसने रख पुत्रिवत वन में एक नया आदर्श प्रतिष्ठित किया वीर जीवन में। बहुत ही प्यारी लाइन है और ये हेडिंग भी पूरी हो जाएगी। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। पुनः आप एक लाइन छोड़ेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे भावुकता और डैश डाल के लिखते हैं कि कैसे वो भावुक हैं, कैसे वो भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो आप डैश डालेंगे और लिखेंगे राणा प्रताप के चरित्र एवं व्यक्तित्व में भावुकता का गुण भी विद्यमान था। जब उनकी पत्नी लक्ष्मी चिंतित होती है तो वे उसकी चिंता से द्रवित हो उठते हैं, दुखी हो उठते हैं। जब उनकी पत्नी चिंता में पड़ती हैं तो वो खुद भी दुखी हो जाते हैं। वे अपने भाई शक्ति सिंह को भी भावुकता के वशीभूत होकर क्षमा कर देते हैं। जो उनकी इच्छा के विरुद्ध अकबर की दास्तां स्वीकार कर लेता है। यानी उनका भाई जो शक्ति सिंह था वो डर के कारण अकबर से मिल जाता है, उनका गुलाम बन जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको क्षमा कर देते हैं। वो भावुकतावश कहते हैं कि, क्या कहते हैं, अब कवि की लाइन है, लिखिए, वो अपने भाई को देखने के बाद भावुकतावश कहते हैं मेरा ही है मुझसे दूर कहाँ जाएगा। तो पहली घटना जो उनके भावुकता होने का प्रमाण देती है कि दुश्मन के शरण में जाने के बाद भी वो अपने भाई को क्षमा कर देते हैं, पहली घटना। दूसरी घटना,
राणा प्रताप की भावुक प्रकृति उस समय भी स्पष्ट होती है जब वे अपने घोड़े चेतक की मृत्यु पर अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। पहला तो भाई की घटना में भावुक होते हैं, फिर जब उनका घोड़ा चेतक मरता है तो भी वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इस तरह से राणा प्रताप हमको भावुक व्यक्ति के रूप में भी नजर आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगली हेडिंग ख़त्म हो फिर हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे, नंबरिंग करके लिखेंगे, मातृभूमि के महान संरक्षक डैश डालेंगे और लिखेंगे, राणा प्रताप के चरित्र एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा जा सकता है कि वे मातृभूमि के महान संरक्षक थे। उन्होंने असह्य कष्ट सहे, यानी जो सहने लायक कष्ट नहीं थे उतने कष्ट सहे, परंतु अकबर की दासता, कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लिया था। उनके चरित्र की यह विशेषता निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होती है। पुनः काव्य की लाइन है तो देखते हैं कि उनका चरित्र कैसे स्पष्ट होता है। तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, काले रंग की पेन से लिखेंगे, मुख्य लाइन से थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? या तो फिर मेवाड़ देश निज गत गौरव पाएगा, या प्रताप वन वन भटकेगा, यों ही मर जाएगा। इस तरह से जो है ये कि उनका गुण दिखाई पड़ता है। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। पुनः आप एक लाइन छोड़ेंगे और अगली हेडिंग डाल के लिखेंगे, वात्सल्य से परिपूर्ण। देखिए वात्सल्य वह गुण है जिसमें हम बच्चों के प्रति प्रेम दिखाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, डैश डालेंगे और लिखेंगे, राणा प्रताप शूरवीर होने के साथ ही साथ वात्सल्य गुण से भी पूर्ण थे। उनके चरित्र का यह गुण दौलत के प्रस्तुत कथन द्वारा स्पष्ट हो जाता है। अब दौलत वो जो लड़की थी जो शत्रु की कन्या थी, लेकिन अपनी बहन की तरह इन्होंने अपनी पुत्री की तरह रखा था, वो कहती है, क्या कहती है, सचमुच ये कितने महान हैं, कितने गौरवशाली, इनको पिता बनाकर मैंने बहुत बड़ी निधि पाली। कितनी प्यारी लाइन है, ठीक है। और ये हेडिंग भी आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिए उत्तर आपका हेडिंग वाला उत्तर समाप्त हो गया। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप शुरू में भूमिका लिखते हैं तो अंत में आपको उपसंहार भी लिखना होता है, ठीक है। तो उपसंहार हम पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। देखिए इस लाइन को लिखना यहाँ से था लेकिन मैंने यहाँ से लिखा है, इसी को कहते हैं पैराग्राफ चेंज करना, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, इस प्रकार महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेमी, देशभक्त, उदार हृदय, त्यागी, दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाभिमानी पुरुष हैं। इसलिए वे भारतीय इतिहास में सदैव वंदनीय रहेंगे। पूर्ण विराम लगा देंगे और ये उत्तर आपका पूरा हो जाएगा।